हमारे YouTube चैनल बी इलेक्ट्रीफाइडर में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बारे में। कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर को हम शॉर्ट में CVT से भी रिप्रेजेंट करते हैं। CVT मतलब कि कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर PT, उसका यूज़ हम मेजरमेंट पर्पज़ के लिए हमारे पावर सिस्टम में करते हैं। उस पीटी का यूज़ हम 132 केवी मतलब पीटी जो होता है हमारे पास, पीटी पोटेंशियल ट्रांसफर, उसका हम यूज़ करते हैं 132 केवी तक के लिए। और 132 केवी से जब भी ऊपर का वोल्टेज अगर हमें मेज़र करना है या उसका कंट्रोलिंग के लिए, तो हम अपने पावर सिस्टम में CVT का यूज़ करते हैं। CVT का यूज़ हम करते हैं अबोव 132 केवी के लिए। अबोव 132 केवी जब भी हमारे पास क्वांटिटी हो जाती है, तो उसके लिए हम CVT का यूज़ करते हैं। जो कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है वो एक कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिवाइडर होता है। कैपेसिटेंस वोल्टेज डिवाइडर होता है। ये क्या होता है? ये फेज और ग्राउंड के बीच में कनेक्टेड होता है। इसका एक एंड फेज से कनेक्ट होता है और दूसरा एंड ग्राउंड के बीच में कनेक्ट होता है। क्योंकि हम CVT कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर CVT का उपयोग हम 132 केवी से ऊपर के वोल्टेज के लिए करते हैं, तो हम इससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज को स्टैंडर्ड लो और इजीली मेजरेबल वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट कर दें। तो ऐसा करने से क्या होगा? ये हमारे लिए मीटरिंग के लिए यूज़ हो जाएगा, हमारे प्रोटेक्शन के लिए यूज़ हो जाएगा, और हमारा पावर सिस्टम जो है हाई हाई वोल्टेज सिस्टम, उसके प्रोटेक्शन के लिए और उसके कंट्रोल के लिए हमारे इजीली यूज़ हो जाएगा। इसलिए इससे हमारा जो सिस्टम है वो इजीली एक्यूरेट और रिलायबल हो जाता है। इसके अलावा हमारा जो कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर CVT जो है वो एक और फंक्शन करता है। ये क्या कार्य करता है? ये हमारी जो हाई फ्रीक्वेंसी पावर लाइन कैरियर सिग्नल को ट्रांसमिशन लाइन के साथ कपलिंग का कार्य करता है। ये कपलिंग कैपेसिटर का कार्य भी हमारे करता है। अब इसका हम एक बेसिक डायग्राम बनाएंगे। इसके बेसिक डायग्राम में कैसे है? जैसे कि ये हमारे पास हम दो कैपेसिटर बनाते हैं, ये C1 और ये C2, और ये C1 और C2 बना दिया। इसको हमने ले लिया C1, इसको ले लिया हमने C2, और ये हमारा इनपुट जो हाई वोल्टेज है जिसको हमें मेजर करना, वो इधर हमारे पास आउटपुट में जो लो वोल्टेज हमारा आउटपुट में C2 से अपन ले लेते हैं। ठीक है। अब ये जो इसका एक बेसिक CVT डायग्राम है, ये बेसिक CVT डायग्राम है। बेसिक CVT डायग्राम इसके अंदर क्या है कि एक पोटेंशियल डिवाइडर, कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिवाइडर की तरह एक बना हुआ हमें दिख रहा है कि कैपेसिटेंस वोल्टेज डिवाइडर है ये। ठीक है। अब जो ये V आउटपुट जो होगा, ये V आउटपुट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास C1/C1+C2 इंटू V इनपुट। जो हमने इनपुट में दिया है हाई वोल्टेज, ये हो गया हमारे पास V इनपुट। ये हमारे पास V इनपुट हो गया, तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा। और हम जो आउटपुट में है वो बहुत ही लो करंट फ्लो हो रही है, इसलिए हम इस करंट को अपन नेग्लिजिबल मान लेंगे। अब अगर हमारे पास आउटपुट में, जो हमारा आउटपुट है वहाँ अगर हाई करंट फ्लो हो रही है, हमारे लोड के ऊपर हाई करंट फ्लो हो रही है, तो हमारे सिस्टम के अंदर दो एरर होगी। एक तो आएगी फेज एंगल एरर, एक आएगी फेज एंगल एरर एरर और दूसरी एरर आएगी हमारे पास रेशियो एरर। ये दोनों एरर जब हमारे पास हाई करंट फ्लो होगा यहाँ, तो ये आएगी। तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इंडक्टर लगा देते हैं हमारा आउटपुट में। तो जैसे मैं इस डायग्राम को फिर से बना देता हूँ, तो हमारे ये दो कैपेसिटर हो गए और ये हो गया हमारा। तो यहाँ हम एक कंपेंसेशन के लिए इसके कंपेंसेशन एरर को कंपेंसेट करने के लिए हम एक इंडक्टिव रिएक्टेंस लगा रहे हैं। ये जो लगा रहे हैं हम, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये हमारी एरर को कंपेंसेट कर देगा। और ये हमारे यहाँ हो गया, अपने इधर लोड हो गया, इधर हम लोड लगा दिया हमने, ये हमारा लोड हो गया। ठीक है। ये हमारा C2 हो गया, ये हमारा C1 हो गया, और यहाँ हमने इनपुट में जो वोल्टेज है इनपुट, ये इनपुट वोल्टेज हो गया। ये हमारा इसका बेसिक डायग्राम हो गया। अब हम इसको प्रैक्टिकली कैसे होता है, कैसे कार्य करता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिकली में जो हमारा CVT होता है वो दो पार्ट में, दो असेंबली में डिवाइड करते हैं। मतलब हमारा जो CVT पूरा जो CVT होता है उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है हमारे पास हाई वोल्टेज कैपेसिटिव से हाई वोल्टेज कैपेसिटर सेक्शन, कैपेसिटर सेक्शन।
और सेकंड जो हमारे पास होता है वो होता है बेस बॉक्स। बेस बॉक्स बेस बॉक्स क्या होता है वो उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट होते हैं। तो इसका हम डायग्राम बना के डिस्कस करते हैं कि कैसा डायग्राम होता है क्या है। ये मैंने कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर का एक प्रैक्टिकल सर्किट डायग्राम बना दिया है। जैसा कि मैंने बताया था, इसके अंदर दो सेक्शन होते हैं, एक होता है हाई वोल्टेज कैपेसिटर सेक्शन, दूसरा होता है बेस बॉक्स सेक्शन। तो हाई वोल्टेज कैपेसिटर सेक्शन, तो ये आगे वाला जो पार्ट हो गया ये हाई वोल्टेज कैपेसिटर सेक्शन हो गया, और इसके बाद वाला जो पार्ट है ये हमारा बेस बॉक्स हो गया। तो इसको हम दोनों सेक्शन को ऊपर इजीली डिस्कस करते हैं। हाई वोल्टेज कैपेसिटर सेक्शन के अंदर सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर एलिमेंट होते हैं। ये सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर एलिमेंट होते हैं। ये कैपेसिटर क्या होते हैं, ये पोर्सलेन शेल्स, इसके अंदर पोर्सलेन से बनी हुई पोर्सलेन पोर्सलेन शेल्स के अंदर हाउस्ड होते हैं, उसके अंदर होते हैं। और ये क्या होता है, हर्मेटिकली सील्ड होता है। हर्मेटिकली सील्ड मतलब कि ये एयर टाइट होता है। हर्मेटिकली सील्ड होता है मतलब ये एयर टाइट होता है, इसके अंदर कोई भी एयर पास नहीं होती है। उसके बाद इसके अंदर कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर एलिमेंट के अंदर हम जो इंसुलेशन यूज़ करते हैं वो हम हाई क्वालिटी पॉलीप्रोपिलीन, हाई क्वालिटी पोली पॉलीप्रोपिलीन पोली सॉरी पॉलीप्रोपिलीन फिल्म जो होती है वो यूज़ करते हैं, या फिर हम एक पेपर डाइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं इसका। और ये सब सिंथेटिक फ्लूइड के अंदर, जो कैपेसिटर होता है उसके अंदर सिंथेटिक फ्लूइड के साथ ये मिक्स होती है, ये डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर भरा हुआ होता है। उसके बाद हम इसके लिए जो कैपेसिटर है उनके लिए हम एक स्टेनलेस स्टील एक्सपांशन चैम्बर प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, जो सिंथेटिक फ्लूइड होता है वो जब भी हमारा ये जो सिंथेटिक फ्लूइड होता है वो हमारा एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब भी हमारा एम्बियंट टेम्परेचर इसका जो हाई वोल्टेज होगा तो वो राइज होगा या कम होगा, तो उस टेम्परेचर के राइज होने और कम होने की वजह से हमारा जो फ्लूइड होगा वो एक्सपांड होगा और कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो उसके लिए हम एक स्टेनलेस स्टील एक्सपांशन चैम्बर इसके अंदर बनाते हैं। और उस स्टील एक्सपांशन चैम्बर जो है उसके अंदर एक पंक्चर पिन होती है। वो पंक्चर पिन क्या कार्य करती है, जब भी हमारा ओवर वोल्टेज हो जाता है, ओवर वोल्टेज के कारण हमारा जो प्रेशर है वो एक्सेसिव प्रेशर हो जाता है। एक्सेसिव प्रेशर की वजह से हमारा जो फ्लूइड है वो ज़्यादा एक्सपांड होता है, तो वो पंक्चर पिन ऑपरेट होती है। और पंक्चर पिन ऑपरेट होने की वजह से जो लिक्विड है थोड़ा बाहर निकल जाता है, उसकी वजह से हमारा जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है। अब हमारे कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर का जो सेकंड सेक्शन होता है वो होता है बेस बॉक्स सेक्शन। बेस बॉक्स सेक्शन के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट, ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट होता है। हमारा जो वोल्टेज होता है तो ये वोल्टेज हम सबसे लोवेस्ट कैपेसिटर से लेते हैं, और उसके बाद ये हमारा इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट को जाता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट किसके अंदर होता है, बेस बॉक्स के अंदर। ये बेस बॉक्स कास्ट एल्यूमिनियम का बना होता है, कास्ट एल्यूमिनियम का बना होता है। ठीक है। इस सर्किट के अंदर एक इंटरमीडिएट ट्रांसफार्मर होता है जो हमारा फाइनल आउटपुट देता है। इस ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसके अंदर मल्टीपल टैप्स होते हैं जो हमारा जो आउटपुट प्रोवाइड कराते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर एक इंडक्टिव जो है ये रिएक्टिव होता है, कंपनसेटिव रिएक्टर, और एक फेरो रेजोनेंस सस्पेंशन सर्किट, यहाँ फेरो रेजोनेंस कंट्रोल सर्किटरी भी बोल सकते हैं इसको हम, फेरो रेजोनेंस कंट्रोल सर्किट। ये फेरो रेजोनेंस सर्किट जो होता है ये हमारा सुपीरियर डैम्पिंग प्रोवाइड कराता है। और जो हमारा इसके अंदर जो ऑसिलेशन बिल्डअप हो रहा है उसको ये क्या करता है, अपोज करता है। तो इससे ये जो ये जो सर्किट है हमारा फेरो रेजोनेंस सर्किट, ये हमारा फेरो रेजोनेंस ऑसिलेशन से हमारा नेटवर्क और हमारे ब्रेकर कैपेसिटर जो है उनको प्रोटेक्ट करता है। थैंक यू।